स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं दिनेश गौतम। सहारा और सेबी का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है और वहां जो कुछ हुआ और हो रहा है वो सबके सामने है। पर इसी दौरान यह भी देखने को मिला कि इस मामले में कई बातें आम लोगों और निवेशकों के बीच आधे सच या भ्रम के तौर पर पहुंची। सच्चाई और परसेप्शन के बीच ये फासला कितना है और इस मामले से जुड़े अहम तथ्य क्या हैं जिनका आम लोगों और निवेशकों तक पहुंचना आवश्यक है, आज के इस कार्यक्रम का मकसद यही है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दो डिस्क्लोजर्स। एक तो यह कि सहारा समूह की 4000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं और सेबी और सहारा के बीच जो मामला है वो सिर्फ 2 कंपनियों तक ही महदूद है। ये 2 कंपनियां हैं सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL। और इसके साथ ही सहारा समय भी सहारा इंडिया परिवार का ही एक अंग है। और यह भी कि हमने इस शो में शिरकत के लिए सेबी से भी अनुरोध किया था, लेकिन इस बारे में हमारे फोन और ईमेल का कोई जवाब हमें नहीं मिला। बहरहाल आइए आगे बढ़ें। पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास सिंह साहब, भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, ज्ञानंद सिंह साहब जो विधि विशेषज्ञ हैं, और साथ ही केशव मोहन साहब जो सहारा समूह के लिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखाएं कि यह पूरा मामला है क्या। सेबी सहारा मामला मुद्दे से भटकने की सबसे बड़ी कहानी है। सेबी सहारा के बीच लड़ाई अधिकार क्षेत्र को लेकर थी, लेकिन 3 साल में केस के बारे में एक राय ऐसी बनती लगी जैसे कि 20,000 करोड़ रुपए का वित्तीय फ्रॉड हो। अगर ऐसा है तो दुनिया का ये पहला ऐसा वित्तीय फ्रॉड है जहां कोई भुक्तभोगी निवेशक है ही नहीं। सहारा ग्रुप की 2 अनलिस्टेड कंपनियां SIRECL और SHICL का कहना है कि कोई भी निवेशक सामने नहीं आया क्योंकि निवेशकों के पैसे लौटा दिए गए हैं, जबकि सेबी का मत है कि निवेशक है ही नहीं तो रकम मांगने आएगा कौन। झगड़ा इसी बात को लेकर है। साफ तौर पर यह वित्तीय फ्रॉड या क्राइम नहीं बल्कि विवाद है। विवाद की शुरुआत होती है 2009 से, जहां सहारा प्राइम सिटी को लिस्टेड कराने के लिए प्रोस्पेक्ट्स सेबी को सौंपे गए। सेबी ने यहीं पर SIRECL और SHICL के द्वारा जमा किए गए रकम पर संदेह जताया। क्योंकि ये कंपनियां लिस्टेड नहीं थी, इसलिए सेबी ने अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं आने की बात कहकर ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जांच कराने को कहा। हालांकि SIRECL और SHICL ने 2001 से 2007 के बीच 1.97 करोड़ ग्रुप से जुड़े निवेशकों से रकम जमा कराने की इजाजत कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अधीन आने वाले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से ले चुके थे। ROC ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया, लेकिन सेबी का तर्क था कि निवेशकों की तादाद 50 से ज्यादा है, इसलिए ये ROC के अधीन नहीं आता है। अब लड़ाई अधिकार क्षेत्र को लेकर होने लगी। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इनपुट के आधार पर तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने लोकसभा में ये कहा कि अनलिस्टेड कंपनियों पर सेबी का अधिकार नहीं है। फरवरी 2011 में तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को बताया कि SIRECL और SHICL पर अधिकार कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय का है, न कि सेबी का। ठीक इसी दौरान तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मोहन पारासरन और अशोक निगम ने भी SIRECL और SHICL के पक्ष में सलाह दी। विवाद बढ़ता देख सेबी के पैसे लौटाने के आदेश के खिलाफ कंपनियां इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची, जिसने सेबी के फैसले पर रोक लगा दी। इसके तुरंत बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि SIRECL और SHICL सेबी के न्याय क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज को रकम वापस लौटाने का आदेश दिया। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सहारा समूह की 2 कंपनियों को कुल 24,500 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस करने के लिए सेबी को देने हैं। ये कंपनियां बार बार अपनी दलील में कह चुकी हैं कि उन्होंने अधिकांश निवेशकों के पैसे लौटा दिए हैं और इससे संबंधित सारे कागजात सेबी के पास भेज भी दिए गए हैं, पर सेबी की तरफ से अभी तक इन कागजातों का सत्यापन नहीं हो पाया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इन कंपनियों को 3 किस्तों में 24,500 करोड़ रुपए सेबी और निवेशकों को वापस करने थे। कंपनियों की दलील है कि उन्होंने निवेशकों के अधिकांश पैसे वापस कर दिए हैं और उनके खातों के हिसाब से कुल बकाया देनदारी तकरीबन 2200 करोड़ रुपए है और कोर्ट के आदेशानुसार पहली किस्त में उन्होंने सेबी के पास 5,120 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं।
तारीख 21 अगस्त 2012 आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 24,500 करोड़ रुपए की वापसी का आदेश। निवेशकों को वापस करने थे पैसे। 3 किस्तों में वापस करने थे पैसे। पहली किस्त का किया भुगतान 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त। इन कंपनियों ने कोर्ट से गुहार की थी कि वो आदेशानुसार सभी पैसे सेबी को वापस करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त थी कि सेबी निवेशकों के उन कागजातों के सत्यापन करे जो दोनों कंपनियों ने 127 ट्रकों में लोड निवेशकों से संबंधित कागजात सेबी को भिजवाए थे और सेबी ने उन कागजातों को लेने से इनकार कर दिया था। पर अभी भी ये सारे कागजात ट्रकों में लोड मुंबई में खड़े खड़े अपने सत्यापन का इंतजार कर रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि वैसे तो उन्होंने निवेशकों के अधिकांश पैसे वापस कर दिए हैं और ये तभी सिद्ध हो सकता है जब सेबी सभी कागजातों की जांच करे। कंपनियों का ये भी कहना है कि कोर्ट के आदेश का मान रखने के लिए उन्हें अगर निवेशकों को दोबारा भी पैसे वापस करने पड़ेंगे तो वो करेंगे। बस कुछ और वक्त का सवाल है। दिल्ली से श्रीनिवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2008 में भी रिजर्व बैंक ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के आरएनबीसी बिजनेस पर रोक लगाई थी। तथ्यों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑडिटर्स बुलाए गए, लेकिन आरबीआई को जांच के बाद कंपनी में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली और कंपनी ने तय अवधि से पहले ही निवेशकों की रकम भी लौटा दी। सेबी की तरह ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहारा ग्रुप की दूसरी कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल पर 2008 में सवाल उठाए थे। रिजर्व बैंक ने आरएनबीसी बिजनेस पर जून 2008 में रोक लगाकर पब्लिक डिपॉजिट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। रिजर्व बैंक ने अगले 7 साल में 1 करोड़ 90 लाख निवेशकों को 17,513 करोड़ रुपए वापस लौटाने का आदेश दिया। सहारा इंडिया फाइनेंशियल ने रिजर्व बैंक के तय समय से 4 साल पहले ही निवेशकों को रकम लौटा दी, लेकिन रिजर्व बैंक ने अपनी सभी शंकाओं को दूर करने का जिम्मा ले लिया था। आरबीआई ने सहारा ग्रुप की संपत्ति की जांच के लिए भी कंपनी के 25 साल पुराने ऑडिटर्स को बदल दिया। इसके अलावा सहारा के बोर्ड में 3 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति